एंटोनिम में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लार्ज का ऑपोजिट क्या होता है? बिग, ब्राइट, स्मॉल, लॉन्ग। हमने कल ही जाना था डल का ऑपोजिट ब्राइट होता है, लार्ज का ऑपोजिट क्या होगा? सी, स्मॉल इज द राइट आंसर। हम पढ़ते आए हैं, इसको मैं समझा नहीं सकती। ब्राइट के बारे में हमने कल बताया था, जो डल होता है वो फीका होता है, तो ब्राइट जो होगा वो क्या होगा? चमक। वाइट, वाइट क्या होता है? चौड़ा। तो वाइट का ऑपोजिट हमारा क्या होगा? नारो। सकरा जिसे हम कहते हैं, रोड सकरी है, थोड़ा सिकुड़ा सा रास्ता है। और वाइट क्या होता है? वाइट होता है हमारा रोड चौड़ी है। हम अक्सर गवर्नमेंट से कंप्लेन करते रहते हैं कि जो रोड है हमारी वो नारो है, एक्सीडेंट्स के चांसेस भी होते हैं इसमें। तो आप लोगों को प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल इसलिए, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वोकैबुलरी को लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका या तो रीडिंग होती है या फिर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल होते हैं। आपको इसके लिए बार बार रटना नहीं पड़ेगा कि सुबह उठ के आप 20 शब्द रट रहे हैं या आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है 500 क्वेश्चन की वोकैबुलरी तो आप रट रहे हैं। तो ये जो तरीका है वोकैब का, ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्पेयर, डिस्पेयर। जब हम पूरी उम्मीद छोड़ देते हैं तो हमारा जो शब्द निकल कर आता है, जब हम बिल्कुल अपनी आशा छोड़ देते हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, तो हम इस स्टेट पर आ जाते हैं। तो इसका बेटा उल्टा क्या है? लाफ। लाफ इसका उल्टा है जब हम खुश होते हैं। यहाँ हम बिल्कुल ऐसा मान लेते हैं कि अब हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, ईश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया है। लांचो के चैप्टर में ऐसा हुआ था, लेटर टू गॉड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एनालॉजी के फॉर्म में है। एनालॉजी क्या होती है हमारी? हम इसमें दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, टू थिंग्स को जब हम कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने वैसे या तो वो एक जैसी होंगी या तो उसमें हमारा सिनोनिम होगा या फिर एंटोनिम होगा। तब हमारा बनता है एनालॉजी। इसका एग्जाम्पल आपके सामने है, देखते हैं। अगर रेज का एंगर है तो पीस का क्या होगा? रेज का मतलब होता है एंगर, क्रोध, आक्रोश। तो पीस क्या हुआ? शांति हुई। तो शांति का मीनिंग क्या होगा? शांति का मीनिंग होगा ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल। आपका ऑप्शन बी आप चूज करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैच द कॉलम के फॉर्म में दिया है, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड जो कॉलम है फर्स्ट हमारा, ये हमारे इडियम्स दिए हैं, यानी कि मुहावरे दिए हैं। इडियम्स यानी मुहावरे। मुहावरे के हमें मीनिंग दिखाने हैं। कॉलम ए को कॉलम सेकंड से हमें मैच करना है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए इडियम्स की भी अच्छी। तो हमने हार्ट को चूज किया है। हार्ट हमारा वर्ड है। इसमें हमें जो 4 इडियम्स हैं हम देखेंगे उससे। ब्रेक समबडीज हार्ट, यानी कि दिल तोड़ना। तो ये हमारा किससे मैच कर रहा है? जब हम किसी का दिल तोड़ते हैं तो क्या करते हैं? हम जब किसी का भी ब्रेक करते हैं हार्ट, तो क्या करते हैं? हम उस वो खुश नहीं होता, वो हर्ट होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? सी। सी हमारा राइट ऑप्शन है। दूसरा हमारा जो है हैव अ हार्ट। हार्ट होने का मतलब क्या होता है? हैव अ हार्ट यानी आपकी कैसी भी कंडीशन है,
आपको उसमें होप, अपनी उम्मीद, आशा को जो है वो कम नहीं करना, आपको फिर से ट्राई करना है, ट्राई अगेन। तो इसका जो ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है वो है बी, टू शो करेज और हेल्प समवन इन पेन। ठीक है, हम अक्सर बोलते हैं वी मस्ट हैव अ हार्ट एंड ट्राई अगेन। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई या योर हार्ट, ये तो हमने बहुत सुना है, बहुत कॉमन है। डी इसका सही ऑप्शन है। फील फॉर समवन जेन्युइनली, आपने आर्टिस्ट को देखा होगा जब उनको अवार्ड मिलते हैं तो वो थैंक्स बोलते हैं, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू एवरीवन। तब अपन सबसे ज़्यादा ये यूज़ करते हैं, अवार्ड शोज में बहुत बोला जाता है। फोर्थ हमारा जो है, योर हार्ट गोज आउट टू समबडी, बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है, योर हार्ट गोज आउट टू समबडी, यानी कि टू शो लव एंड कंसर्न फॉर समबडी। कहने का मतलब ये है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उन्होंने स्ट्रे डॉग के साथ जो किया, जो उन्होंने स्ट्रे डॉग्स के लिए बोला, उससे कई लोगों का जो हार्ट है वो उनके लिए गया, उनको उनके लिए बहुत अटैचमेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो जो डॉग लवर हैं या फिर जो डॉग लवर नहीं भी हैं, वो उनको भी लगा कि मतलब ये जो फैसला है ये सही नहीं है, क्योंकि सबको राइट है रहने का ज़मीन पे। तो ऐसे केस में आप इस एग्जाम्पल इसको बिल्कुल देख सकते हैं, योर हार्ट गोज आउट टू समबडी, बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है, हैव अ हार्ट एंड योर हार्ट गोज आउट टू समबडी। आगे चलते हैं, मैच द कॉलम के फॉर्म में फ्रेजल वर्ब की बात करेंगे। हमने ईडियम से हमने हार्ट जो वर्ड है वो चूज़ किया था। आई होप कि आपकी लर्निंग बन रही होगी इससे। ये ऑब्जेक्टिव की जो सीरीज़ है, ये आपकी लर्निंग सीरीज़ है, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं तो आपको किसी भी तरीके की कोई बुक से कोई स्पेशल क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम में, इसमें हम फ्रेजल वर्ब को ले रहे हैं। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? जब वर्ब के आगे किसी भी क्रिया को हम एडवर्ब या प्रपोजिशन से जो मिलकर बनाते हैं उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। फ्रेज के फॉर्म में हो गई आपका, जो पूरा एक सेंटेंस नहीं होता, ठीक है, पूरा वाक्य नहीं होता। तो आप मैच द कॉलम देख सकते हैं इसके। फ्रेजल वर्ब आपके सामने है। कॉलम फर्स्ट को देखते हैं, स्टे इन। कोरोना के टाइम पे बहुत बोला जाता था, यानी कि स्टे इंडोर, अंदर रहिए। काम डाउन, मतलब किसी भी चीज़ को शांत करना, यानी कि काम यानी क्वाइट, तो आप क्वाइट से उसे मैच करेंगे, काम डाउन। मेकअप फॉर यानी अच्छा फ्रेजल वर्ब है। कॉम्पनसेट करना, ये जो फ्रेजल वर्ब है ये इंडिया में सबसे ज़्यादा मिस्टर करण जौहर यूज़ करते थे अपने कॉफ़ी विद करण में, जो बहुत पूछते थे कि मेकअप फॉर कौन करता है, कौन करता है। अगर आप लोगों में लड़ाई हो जाती है तो कौन उसकी क्षतिपूर्ति करता है, यानी भरपाई करता है, तो मेकअप फॉर ये फेवरेट उनका फ्रेजल वर्ब है। अगर आप किसी को किसी हॉलीवुड मूवी में अगर आप किसी को बोलते हुए सुने, या आप कहीं भी देखें, न्यूज़ चैनल को देखें ढंग से, ऐसा नहीं हो पॉपकॉर्न खा के बैठे हैं, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं और आप सोच रहे हैं, पास्ता पिज़्ज़ा खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता। अगर आप फोकस करके उनको देखेंगे तो आप इंग्लिश बहुत अच्छी सीख लेंगे। तो आपको कोई भी किसी भी स्पेशल क्लासेस की ज़रूरत नहीं होगी। सेल्फ लर्निंग से बड़ी कोई लर्निंग नहीं होती। तो आप कोशिश करिए कि आप अच्छे रीडर बन जाएं, ताकि आपको कोई भी भाषा ना सिखाए, और कोई भी सब्जेक्ट सिखाने से पहले आपको
वो सोचे आप इतना अच्छा पढ़ लिख जाएं। मूव अप बचा हुआ है, जो मूव अप हमें समझ में आ रहा है। अगर हम किसी भी चीज़ में अपना लेवल बढ़ाते हैं, हम नेक्स्ट ग्रेड की तरफ जाते हैं, जैसे आप लोग इंग्लिश पढ़कर अच्छा पढ़कर अपना लेवल बना लेंगे। अगर आप हॉस्पिटल असिस्टेंट्स की पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं तो आप लोगों ने अपना लेवल जो बना लिया उसको हम कहेंगे मूव अप। अप हमेशा बढ़ना ही होता है, ऊपर जाना होता है और हम मूव करें। लेकिन आप लोग प्लीज़ वहाँ पे पेपर में ऐसा दिमाग मत लगाइएगा कि हम तो कर ही लेंगे, मूव का मतलब होता है बढ़ना, अप का जाना, ऊपर जाना, तो ऐसा नहीं होता। थोड़ी सी इस सब्जेक्ट की इज्जत रख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जैसे आप देख सकते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को हमने मैच द पेयर में लिया है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी कि हमारा किसी भी शब्द का, वर्ड ग्रुप का, हम जब उसे संक्षिप्त में लिखते हैं, ब्रीफ में लिखते हैं, तो हम उसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं। छोटा करके लिखते हैं, शॉर्ट लिखते हैं। पहला हमारा आई हैव, आई विल, ये हमें आपको पता होगा, नहीं पता तो आज पता चल जाएगा। आई विल को हम लिखते हैं, आई हैव को हम लिखते हैं इस तरीके से। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है वोंट के फॉर्म में, वोंट और इन दोनों में अंतर क्या होता है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म तो हमने सीख लिए, लेकिन हमें ग्रामेटिकली ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ये सिंपल नेगेटिव है हमारा सेंटेंस, जो हम फ्यूचर, जो हमारे एक्शंस होते हैं, फ्यूचर एक्शंस जो हमारे होते हैं, उनके लिए ना के रूप में इस्तेमाल करते हैं हम इसे। ये भी नोट है, ये भी नोट है और ये भी नोट है, लेकिन इसको फ्यूचर एक्शन में हम ना के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, रिफ्यूजल के लिए करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। आई वोंट गो टू द डांस विथ यू, ये हमने मना कर दिया। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई won't go to the store tomorrow if it's again contracted form, it is, if it's raining। ये दोनों केस में हमने वोंट का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये आगे आने वाले फ्यूचर के फॉर्म में है। कल अगर आपको क्लास याद हो, मोडाल्स में मैंने बोला था कि जो कान होता है वो प्रेजेंट को, और कुड जो होता है वो पास्ट की कंडीशन को बताता है, पास्ट की एबिलिटी को, हमारी शारीरिक क्षमता की बात करी थी हमने। वोंट यानी विल हमारे फ्यूचर की बात कर रहा है। इसमें भी हम फ्यूचर की बात करें, रिफ्यूजल आ रहा है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, डांस क्लास के लिए बोल रहा है वो, और वो ये भी बोल रहा है कि अगर कल बारिश आती है तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन वुड नॉट की बात की जाए अगर, तो वुड नॉट हम कब इस्तेमाल करते हैं? वुड नॉट को हम अक्सर, इसमें ये मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि इसमें गलती बहुत ज़्यादा होती है। कुछ इंग्लिश इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल की हो चुकी हैं, लेकिन आज भी इंडिया में पुराने ही पैटर्न पे क्लासेस ली जा रही हैं।
तो अगर मेरी कोशिश है कि मैं आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट से क्लियर करवा दूं, आपको क्लैरिटी मिल जाए, तो आपके लिए शायद ठीक रहेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ध्यान दीजिएगा प्लीज। वुड नॉट निगेटिव तो होता है, लेकिन ये काउंटर फैक्चुअल स्टेटमेंट में यूज किया जाता है। काउंटर फैक्चुअल कौन से स्टेटमेंट होते हैं? फैक्ट से जो कॉन्ट्रारी होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, आई वुड नॉट शाउट इफ आई वर यू। यानी कि वो क्या कह रहा है, जो पास्ट टाइम वुड नॉट कुड नॉट याद आ रहा है, पास्ट वुड नॉट भी पास्ट के टाइम पर नैरेटिव बोल रहा है। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं हिंदी में, आपको सेंटेंस नहीं समझना है, मेरी हिंदी पे नहीं जाना है, आपको समझना है सेंटेंस को उसके मीनिंग से। ये बहुत बड़ी गलती आप करते हैं, आप अक्सर ऐसे ही समझने की कोशिश करते हैं। टीचर्स भी ऐसे, सका तो कुड है, सकता है तो कैन है, आपको ऐसे नहीं समझना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, मीनिंग समझिए। आई वुड नॉट शो इफ आई वर यू, शाउट, सॉरी, आई वुड नॉट शाउट इफ आई वर यू। वर, मैं आप होता, मैं आपकी जगह होता तो मैं नहीं चिल्लाता, तो काउंटर फैक्चुअल हो गया। उसने चिल्लाया था, इसने चिल्ला दिया था, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं नहीं चिल्लाता, वो ये बोल रहा है। यानी फैक्ट से बिल्कुल उल्टी बात बोल रहा है, जो हुआ तो उससे बिल्कुल उल्टी बात बोल रहा है। तो हमने क्या यूज किया? वुड नॉट। और विल, हमने वोंट का यूज कहाँ किया? विल नॉट का, ये भी हमने देखा। तो वोंट और वुडंट में आपको अंतर समझ में आया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में बताने की कोशिश की है। यहाँ पे मैंने बोला था कि पैटर्न कुछ भी हो सकता है, आपको किसी भी तरीके से पूछा जाएगा, आपको उसकी तैयारी होनी चाहिए, आप वहाँ बिल्कुल प्रिपेयर जाने चाहिए। अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो हमारी कोशिश यही है कि आपको कुछ और पढ़ना ना पड़े, और मैं यकीन के साथ कह रही हूँ आपको सच में कुछ और ना ही पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं उसको आपको याद रखना ज़रूरी है। तो आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो हमारा जो हम हिंदी में जैसे कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, ऐसा ही हम कहते हैं उसे रबिंग इट हार्ड। हमारा पहला क्या है? रबिंग इट हार्ड, यानी कि किसी भी चीज़ को साफ करने के लिए हम फोर्सफुली, यानी बहुत ही फोर्स के साथ, दम के साथ अगर हम रब करते हैं तो उसके लिए हम एक शब्द क्या बोलते हैं? तो वो जो एक शब्द है वो है स्क्रब्ड। फीमेल्स जो हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा पता है। स्क्रबिंग हम करते हैं, फेस क्लीन करते हैं, स्क्रबर आता है आजकल, तो सबको पता रहता है। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? स्क्रब्ड। नेक्स्ट हमारा जो वन वर्ड है उसमें हमने डैश करके दिया है, लेकिन वन वर्ड के फॉर्म में ही दिया है। वन वर्ड है, डैश इज यूज्ड इन सर्चिंग द लोकेशन। ब्लैक एरोप्लेन की जो स्टोरी थी उसमें इस चीज का बहुत यूज हुआ था, कंपास। तो डायरेक्शन को सर्च करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कंपास का। ये वो आपका प्रकाल नहीं है जिसको अपन ज्योमेट्री में यूज करते हैं, इट इज फॉर द डायरेक्शन। कंपास कहते हैं उसे, दिशा दिखाने के लिए जो काम करता है। ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर से लिया गया है ये। हमारा तीसरा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है द ऑफिशियल इन चार्ज ऑफ अ पोस्ट ऑफिस। हमारे यहाँ पे जो वर्ड है ऑफिशियल, यानी कि किसी सरकार से जुड़ा हुआ, मतलब दफ्तर में काम करने वाले को हम ऑफिशियल बोलते हैं। ऑफिशियल इन चार्ज,
उन पे जिम्मेदारी है पोस्ट ऑफिस के की, तो उन्हें क्या बोलेंगे? जिन्हें पोस्ट मास्टर। ये वन वर्ड आपको हो गया।